ईसीएस स्टार्ट जो है ये 90s में काफी फेमस था, 90s के आसपास। ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। उसके बाद इसको बैन कर दिया गया। अभी करंटली तो ये बैंड है। करंटली इसको बैन माना गया है और इसको सप्लीमेंटेशन में यूज नहीं किया जाता। हाँ, अंडर मार्केट के अंदर अगर मिलता है वो अलग बात हो गया, बट वैसे ये जो न्यूट्रास्यूटिकल ग्रेड है कंपनी वो नहीं बनाती है इसको, ना। और बैंड सब्सटेंस सब इसको माना जाता है। अब इसमें हमें मिलते हैं वैसे तीन इंग्रेडिएंट्स। एक होता है एफेड्रा, जिसे हम एफेड्रीन भी कहते हैं। एक होती है केफीन। और तीसरा होता है एस्प्रिन। ठीक है, ये तीन इंग्रेडिएंट इसके अंदर मिलते हैं अपने को। एफेड्रीन, केफीन एंड एस्प्रिन। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है ईसीएस स्टार्ट, वो देखते हैं। ये तीनों वैसे ड्रग की क्लास का ड्रग क्लास में आते हैं। और एफेड्रा जो है ये एक ऐसा ड्रग है जो आपकी बॉडी में जो आपके कैंप लेवल होते हैं उनको एनहांस करता है। कैंप लेवल का मतलब होता है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट्स लेवल। ठीक है, मोनोफॉस्फेट्स लेवल, इसके लेवल को तो ये एनहांस करता ही करता है। साथ में आपके जो स्ट्रेस हार्मोन है नॉरएपिनेफ्रिन लेवल, नॉरएपिनेफ्रिन, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। जब नॉरएपिनेफ्रिन की प्रोडक्शन बढ़ेगी, नॉरएपिनेफ्रिन बेसिकली एक स्ट्रेस हार्मोन है। जब इसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपके ब्लड के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन लेवल एनहेंस होंगे। और जब नॉरएपिनेफ्रिन अपने रिसेप्टर से जुड़ेंगे, ठीक है, तो वो क्या कर देंगे, बॉडी के जो इनवॉलेंट्री फंक्शनिंग है उसको बढ़ा देंगे। इनवॉलेंट्री एक्शंस है उसको बढ़ा देंगे। उसमें सब आती है चीजें जैसे कि हमारा एक्टिविटीज, जैसे कि हमारा हार्ट रेट। ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस के अंदर आ जाती है। हमारे ऑर्गेन की फंक्शनिंग बढ़ा देंगे और साथ में हमारा जो लिपोलिसिस प्रोसेस है उसको भी टारगेट करने वाले हैं। बेसिकली हमारा मेटाबॉलिक रेट हाई होने वाला है। लिपोलिसिस का मतलब यहाँ पे फैट बर्न होना एज ए एनर्जी। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेसेस को कौन बढ़ाता है, ये एपने जो आपका फेडरा है वो करने वाला है। अब ये सब चीजें तो हो गई, अब उसके साथ साथ लिया जाता है कैफीन। ठीक है, इसके साथ क्या लिया जाता है, कैफीन लिया जाता है। कैफीन एक ऐसा साइकोएक्टिव ड्रग है, हालांकि इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे इसका मेन यूज होता है कि ये आपके ना कैंप लेवल को एलिवेट रखता है। जो कैंप लेवल बढ़ गए हैं साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट लेवल्स, ये उनको बढ़ाकर रखता है, उनको नीचे नहीं आने देता। और कैफीन का असर, कैफीन का जो एक्टिविटी है वो हमें पता है 4 to 5 आवर्स तक रहती है। तो 4 से 5 घंटे तक ये हमारे जो कैंप लेवल है उसको बढ़ाए रखने का काम करता है। और साथ में कैफीन के खुद के रिजल्ट्स आपको पता है, वो एक साइकोएक्टिव ड्रग है। ब्रेन रिसेप्टर्स जो एडिनोसिन है उनके साथ बाइंड करके उसको एक तो ब्लॉक कर देगा रिवर्सली, ताकि आपको नींद वगैरह ना आए, आप ज्यादा फोकस कर पाओ, है ना। और साथ में आपके जो एपिनेफ्रिन की प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ा देता है। जैसे नॉर एपिनेफ्रिन है वैसे ही उसी की तरह एक एपिनेफ्रिन हार्मोन है जो अगेन आपके एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है। इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, जिसे बोलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, और दोनों ही ये हार्मोन कैसे हैं आपके, दोनों ही फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है। तो इसकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी एपिनेफ्रिन की। और हमारा मेटाबॉलिक रेट जो होगा, मेटाबॉलिक रेट का मतलब है द रेट एट विच कैलोरीज आर बर्न। ठीक है, आपकी बॉडी में कैलोरीज किस रेट से बर्न हो रही है, उसमें आपके ओवरऑल इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज भी आती हैं, वॉलेंट्री एक्टिविटीज भी कंसिडर होती है। तो टेक्निकली ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को भी बढ़ा रहा है, और जिससे कि हमारा ओवरऑल वॉलेंट्री एक्टिविटीज भी, हम एक्सरसाइज वगैरह तो कर ही रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो पूरा ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट है वो भी एनहेंस होने वाला है। ठीक है, तो कैफीन से हमें ये फायदा मिलेगा। और उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट इंग्रेडिएंट जिसे हम बोलते हैं एस्प्रिन। एस्प्रिन एक टाइप ऑफ पेन रिलीवर है। क्या है ये आपका, पेन रिलीवर। मीन्स ये हमें हमारे जो दर्द है उसको कम करता है। लाइक जैसे हमारे पास बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है ना जो पेन रिलीव करती है, पीसीएम भी उसी के अंदर ही बना जाती है।
असल में जो एस्प्रिन का यूज होता था वो इसी के लिए था, पेन रिलीव करने के लिए। कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए इसको दिया जाता था, या फिर कोई इंजरी वगैरह हो गई वहां पे इसको दिया जाता था एस्प्रिन को। यहाँ पे इसका क्या यूज होता है, देखो एस्प्रिन का काम होता है आपके जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ठीक है, उनके एक्शंस को इनहिबिट करना। और इसको, इसके एक्शंस को इनहिबिट करके होता क्या है बेसिकली, जो आपकी पेन सेंसिंग एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, कि भैया उस समय पर आपको ना दर्द फील नहीं होता, पेन फील नहीं होता। ठीक है ना, ये काम करता है एस्प्रिन। इसलिए जब इमरजेंसी में चोट लग गई, इंजरी हो गई, वहां पे एस्प्रिन दिया जाता है। ठीक है। अब जब एस्प्रिन यहाँ पे यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली आपके जो पेन है उसको कम करेगा। और ड्यूरिंग वर्कआउट अगर हम बात करें, एक्सरसाइज के दौरान अगर हम बात करें ड्यूरिंग वर्कआउट, तो हम वैसे भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर होते हैं, और वहां पर भी हमारा वो जो मेटाबोलाइट्स की एक्युमुलेशन है उसकी वजह से भी, और वैसे भी हमें हल्का फुल्का पेन होता है बॉडी में, मसल्स में, है ना, क्योंकि मसल्स में भी वियर एंड टीयर हम दे रहे हैं, मसल्स में भी हम डैमेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो पेन भी वहाँ पे हल्का फुल्का बना हुआ है। तो ये क्या करता है, अगर हम एस्पिरिन लेंगे तो ये उस पेन को कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा उस पेन को। और अगर उस पेन को ये रिड्यूस कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी एक्सरसाइज इंड्यूस जो फटीग है वो तो कम हो ही जाएगी ना, मतलब आपको फटीग फील नहीं होगा, क्योंकि आपके पेन को, जो फटीग कैसे हमें फील होता है, जब हमें बॉडी में मस्कुलर डैमेज हुआ है ना, वियर एंड टियर हुआ है मसल के अंदर। अब ये वियर एंड टियर हुआ तो है, बट एस्पिरिन की वजह से वो हमें फील नहीं हो रहा है। तो जब हम फील ही नहीं कर पा रहे हैं उस डैमेज को या फिर वो पेन को, तो ऑब्वियसली हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी, है ना, हम थका हुआ फील नहीं करेंगे, हमें वो फटीगनेस, मेंटल फटीग भी नहीं आएगी, क्योंकि हमें फिजियोलॉजिकल फटीग उतना फील नहीं हो रहा। राइट, तो इसलिए ये हमारी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि हमें वो मस्कुलर डैमेज फील नहीं हो रहा है, हमें वो इंजरीज फील नहीं रही, माइक्रो टीयर्स फील नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हम ज्यादा देर तक एक्टिविटीज कर सकते हैं। और इस तरीके से ये हमें मदद करता है एस्पिरिन। अब इनकी डोसेज सबसे बड़ी खतरनाक चीज है यहाँ पर, क्योंकि एफेड्रा भी एक ड्रग है, इसकी डोसेज है 25 mg, 25 mg इसकी डोसेज कंसिडर की जाती थी। केफीन की जो डोसेज है वो थी अराउंड 200 mg, और एस्पिरिन की जो डोसेज थी वो अराउंड 80 mg के आसपास थी, और इसको 3 टाइम दिया जाता था दिन में, 3 टाइम्स। तो ये टोटल डोसेज कितनी हो गई, 75 mg तो एफेड्रा हो जाएगा। ठीक है, 600 mg के आसपास जो है वो केफीन हो जाएगा, और एस्पिरिन जो हो जाएगा वो 240 mg के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी डोसेज जो है, इतनी डोसेज एक्चुअल में वो दी जाती थी, और इसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे थे, लोगों को बहुत जल्दी फैट लॉस तो होता था, बहुत जल्दी वेट लॉस होता था, एथलेटिक परफॉर्मेंस उनकी बढ़ती थी ऑब्वियसली, क्योंकि उनको एस्प्रिन से तो अब बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़ने वाली है, क्योंकि हम वो लेथार्जिक फीलिंग, वो फिजियोलॉजिकल फटीग ही नहीं आएगा, है ना, पेन ही फील नहीं होगा ड्यूरिंग वर्कआउट। तो परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी से बढ़ जाती थी, वेट लॉस भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता था, मेटाबॉलिक रेट इतना ज़्यादा हाई होने की वजह से। बट जो प्रॉब्लम थी वो आपके स्क्रीन के ऊपर, जैसे नोजिया है, वॉमिटिंग है, हार्मोनल इम्बेलेंसेस है, एंजाइटी है, हार्ट पाल्पिटेशन है, इरिटेशन है, रेस्टलेसनेस है, नींद ना आना, एक्सेसिव स्वेटिंग है। ठीक है, ये सारी कंडीशन की वजह से उसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम माना गया, और लेटर ऑन इसको सप्लीमेंट मार्केट में बैन कर दिया गया, कि अब ये यूज नहीं होगा सप्लीमेंट्स में। ठीक है, रिजल्ट्स तो बहुत खतरनाक थे, बट बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी इसके साथ लोगों को दिखे, इस वजह से इसको बैन कर दिया गया। ठीक है, बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की।
तो एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर आपके ऐसे इंग्रेडिएंट्स आते हैं, ऐसे मिनरल्स एंड विटामिन्स आते हैं जो कि आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस कर दें। ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस कर दें। अभी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है क्या? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब होता है आपके ऑक्सीडेंट्स का बॉडी पे ज्यादा इम्पैक्ट हो जाना। अब ये ऑक्सीडेंट्स डेवलप कहाँ से होते हैं, ये फ्री रेडिकल्स बनते कहाँ से है? फ्री रेडिकल्स दो तरीके से बनते हैं। एक तो हो जाते हैं आपके नेचुरली जो प्रोड्यूस होते हैं बॉडी से, मतलब जो हमारी बॉडी सेल्यूलर वेस्ट डेवलप कर रही है, सेल्यूलर वेस्ट जो बन रहा है, सेल का वेस्ट सॉरी, उससे नेचुरली डेवलप होते हैं। और एक होते हैं आपके बॉडी में जो बाहर से आते हैं, लाइक जो फूड से आ गए हैं ना, आपने कुछ ऐसी चीजें खाई जिसकी वजह से डेवलप हुए, कार्सिनोजेनिक फूड कंज्यूम किए, और उसके साथ साथ आपके जो पॉल्यूशन है ना, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है, जो खाने में हमने केमिकल्स को कंज्यूम किया, तो ये सारी चीजों से भी आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स की डेवलपमेंट है वो बढ़ सकती है। फ्री रेडिकल्स की जो डेवलपमेंट है वो बढ़ सकती है। और नेचुरली तो मैंने बता ही दिया आपका सेल्यूलर वेस्ट। ठीक है, तो ये दो मेन कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स आते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स बेसिकली करते क्या हैं? देखो यहाँ पे फ्री रेडिकल्स का, फ्री का मतलब यहाँ पे क्या ये डिनोट कर रहा है कि ये हमारी बॉडी में फ्रीली मूवेबल होते हैं। हमारे बॉडी में किसी भी एरिया में घूम सकते हैं, और इनकी जो मेन, अगर मैं मेन कैरेक्टरिस्टिक बताऊं, तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये आपकी बॉडी में मल्टीप्लाई हो जाते हैं स्पेसिफिक एरियाज में, ज्यादा होने की क्षमता रखते हैं ये, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मीन्स अगर हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो रही है तो वो और ज्यादा होते रहेगी टाइम के साथ साथ, और बॉडी में वो फ्रीली मूव कर सकते हैं हम। तो वो किसी भी एरिया को भी किसी भी एरिया में जाके अपना इम्पैक्ट दे सकते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो फ्री रेडिकल्स है, यानी ये जो इन्वेडर्स है ना, जो बॉडी को नहीं चाहिए, जो घुसपैठिए हैं, जो बॉडी की हेल्थ के लिए सही नहीं है, अगर इनका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, मान लो फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन हमारी बॉडी में हो रही है, वो सबकी बॉडी में होती है कुछ ना कुछ अमाउंट में, डिपेंडिंग ऑन हमारा बाकी पूरा लाइफ स्टाइल कैसा, मैंने बताया कैसे होता है। एक तो खुद के सेल्यूलर वेज से, एक आउट जो आउटसाइड की बॉडी में आ रहा है। अगर मान लो ये फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होनी शुरू हो गई और हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है, तो क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम ने इसको बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाया। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनका जो है इम्पैक्ट बॉडी में पड़ रहा है, तो हमारी बॉडी इससे फाइट नहीं कर पा रही है, और इसकी वजह से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, उसी को बोलते हैं हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का बेसिक सा मतलब ये है कि इन 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 फ्री रेडिकल्स का इम्पैक्ट बॉडी में ज़्यादा हो जाना। लाइक मान लो ये हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स हैं, ठीक है, हमारे लीकोसाइट्स हो गया, या जो बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलन्स हैं, ये फाइट करते हैं इन सारी चीजों, फ्री रेडिकल से इनको खत्म करते हैं और बॉडी से बाहर निकालते हैं, एक तरीके से पुलिस है। और ये है टेररिस्ट, या इनको मान लो थीव, जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं बॉडी में। तो अगर ये टेररिस्ट या थीव्स का कंटेंट बढ़ गया या ज्यादा अमाउंट में हो गई है, और हमारे पुलिस या जो हमारी आर्मी है उनका अमाउंट कम हो गया या बहुत कम हो गए नंबर्स में, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने वाला है और इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बॉडी में। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हम समझ सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए, एक सेकेंड। हमने क्या डिस्कस किया कि इसके इम्पैक्ट को इसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ेंगे बॉडी में जो कि ओके फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन को कम कर दे।
ठीक है, अब उनके लिए कौन कौन से ऐसे वाइटामिन एंड मिनरल्स आते हैं या फाइटोकेमिकल्स आते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी। ठीक है, ये तीन तो विटामिन्स हैं जो कि आपके एंटीऑक्सीडेंट की क्लास में आते हैं। उसके बाद काफी सारे मिनरल्स भी हैं, जैसे कि आपका कॉपर है, ठीक है, जैसे कि आपका सेलेनियम है, ठीक है, इवन आपका जो मैंगनीज है, ठीक है, ये सारे मिनरल्स भी एज ए एंटीऑक्सीडेंट कंसिडर किए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। और मान लो अगर ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया बॉडी में, और हमारे पास ऐसी चीजें हैं नहीं जो इससे फाइट कर सके। मान लो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया और हमारे पास ये एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, या हम फीड नहीं सही से करते हैं, कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हो। सॉरी। तो क्या होगा कि हमारा बॉडी एक तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ गया, ठीक है ना, हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया। अब इसकी वजह से बॉडी इससे फाइट बैक करने के लिए, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा और होते रहे सेम तरीके से तो प्रॉब्लम ऐसे ही हो रही है, तो इसे फाइट बैक करने के लिए हमारा एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है जिसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, ऑटो इम्यून रिएक्शन। बॉडी वो करने के लिए मजबूर हो जाती है। ऑटो इम्यून रिएक्शन का मतलब क्या है कि हमारे इम्यून सिस्टम का एक रिएक्टिव रिस्पॉन्स इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए बेसिकली। ठीक है, इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई तो एक ऑटो इम्यून रिएक्शन होगा, हमारे रिएक्टिव रिस्पॉन्स होगा हमारे इम्यून सिस्टम का, ताकि इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस कर दिया जाए। अब ये होता है नेचुरल, और ये तभी होता है जब हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम के अंदर हो चुके होते हैं, कि हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है। और ये ऑटो इम्यून रिएक्शन के बाद क्या होता है, ये इतना डेंजरस होता है कि आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को तो रिड्यूस कर देता है, बट साथ के साथ ही आपके ऑर्गेन फंक्शनिंग को भी अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि बहुत खतरनाक रिएक्शन कंसिडर किया जाता है। मीन्स इसकी वजह से हमारी बॉडी में और भी तरह के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, अस्थमेटिक कंडीशंस हो गई, है ना, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गए, इवन डायबिटीज को भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर माना गया। ठीक है ना। तो ये जो चीज होती है ऑटो इम्यून रिएक्शन, ये तभी होगा जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया। बट जब हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इतना ज्यादा बढ़ने ही नहीं देंगे तो ऑब्वियसली ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो इसलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट लेने हैं, वाइटामिन एंड मिनरल्स प्लस फाइटोकेमिकल्स, ताकि हमें हमारी बॉडी एक सेफ जोन में रहे और प्रॉब्लम ना आए। विटामिन ए की हमने बात की हुई है, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, देखो, ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन टेंशन को बढ़ा करके जो O2 की टेंशन को बढ़ाता है, और जो हमारे इन्वेडर्स होते हैं उनको इनगल्फ कर लेता है, मतलब उनकी उनके अंदर ऑक्सीजन की टेंशन को बढ़ा करके अल्टीमेटली उनको खत्म कर देता है, उनके जो रिएक्शंस हैं उनको ये क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, जिसकी वजह से फिर वो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए रेटिनॉल को हम बहुत पावरफुल मानते हैं, यानी विटामिन ए को हम बहुत पावरफुल मानते हैं। अब कहाँ से मिलता है, जितने भी हमें डार्क कलर की चीजें मिलती है ना, डार्क कलर, चाहे वो वेजीज हो गए, चाहे वो आपके फ्रूट्स हो गए, उनके अंदर से अपने को रेटिनॉल मिल जाता है। कितना चाहिए होता है, 400 mcg चाहिए होता है सर। इन सोर्सेज से बड़े आराम से मिल जाता है अपने को, चाहे वो कोई भी डार्क हरी कलर की चीज हो या डार्क लाल कलर की चीज हो, चाहे वो कैप्सिकम हो या एप्पल हो या फिर और बीट रूट वगैरह हो, इन सारे सोर्सेज से भी मिल जाता है। ठीक है। देन आता है विटामिन ई। विटामिन ई का मेन फंक्शन होता है ना, विटामिन आपके लिपिड के साथ रिएक्ट करता है, लिपिड के साथ इंटरैक्ट करता है बेसिकली। और ये आपके क्या करता है, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है ना उसको स्ट्रांग बना देता है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको स्ट्रांग बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके इन्वेडर्स हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो जो ऑक्सीडेंट्स हैं, वो आपके सेल डीएनए को अफेक्ट नहीं कर पाते हैं। सेल डीएनए को अफेक्ट नहीं कर पाते, वो अंदर उनके वो परमिएबिलिटी जो है उतनी ज्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली सेल को डैमेज नहीं कर सकते, सेल के अंदर जो डीएनए है उसको डैमेज नहीं कर सकते। तो ये इस चीज को प्रोटेक्ट करने का काम करता है विटामिन ई।
ठीक है, वैसे भी हमारे स्किन हेल्थ के लिए इसको बेटर माना जाता है, और स्किन क्वालिटी को बेटर करने के लिए कंसिडर किया जाता है, ओवरऑल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट मानते हैं इसको, और ये एंटीऑक्सीडेंट भी माना जाता है इसको। हालांकि मिल तो जाता है हमें सीड से, चाहे वो सनफ्लावर सीड्स हो, होल ग्रेन्स हो, नट्स हैं, ठीक है, इन सारे सोर्सेज से हमें मिल जाता है वैसे। सॉरी। बट जो मेन है, कितना चाहिए अपने को, 10 mg चाहिए, 10 mg के आसपास। बहुत सारे लोग इसे ओवरडोज कर रहे होते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। विटामिन ई बड़े इजीली हमारे फूड सोर्सेज से ही पूरा हो सकता है। नेक्स्ट आता है एक विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो रिडॉक्स कैटलिस्ट है, रिडॉक्स कैटलिस्ट है। ठीक है, ये आपके जो प्रॉब्लम्स है, स्पेसिफिकली जो आपके वायरल्स हैं, वायरल इन्फेक्शन, जो वायरसेस हैं, उनके इम्पैक्ट को कम करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये क्या करता है, उनके साथ इंटरैक्ट करता है। उनके साथ इंटरैक्ट करने के बाद आपका है, ये रिडॉक्स एटलीस्ट आपके रिएक्शन को फास्ट करता है और उसको खुद से न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके एक्शंस को। मीन्स उसके बाद वो आपको प्रॉब्लम नहीं दे सकते अगर ये उससे न्यूट्रलाइज सॉरी, अगर ये उसको न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, तो वो आपको और ज्यादा डैमेज नहीं करेंगे, और ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं डालेंगे। और आपके इम्यून सिस्टम को ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए हम मानते हैं। आपने देखा भी होगा, कोई प्रॉब्लम हो गई तो विटामिन सी वहाँ पे ऐड किया जाता है, ताकि हम इम्यूनिटी को वहाँ पे रेस कर सकें, ठीक है, इम्यूनिटी को बढ़ा सके। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हमारे लिए बनता है। बाकी किससे मिलता है, 75 mg के आसपास अपने को चाहिए ये। मिलता है हमें कहाँ से है, आपके जो लेमन है, या जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, आंवला है, लेमन है, टोमेटो है, गुआवा है, ठीक है, इन सोर्सेस से, कीवी है, ग्रेप फ्रूट है, तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, वहां से हम ले सकते हैं इसको। ये हो गया आपका विटामिन ई। उसके बाद आता है आपका सेलेनियम। सेलेनियम जो है ये हमारे सीएडी की प्रिवेंशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। सीएडी की प्रिवेंशन मतलब जो आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस है ना, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, उन डिजीजेस को प्रिवेंट करने में मदद करता है ये। उनको प्रिवेंट करने के लिए काम में आता है, मदद करता है, ताकि हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो बीच में जो प्लैक फॉर्मेशन है वो उतनी ज़्यादा ना हो, उसके लिए मदद करता है, इसलिए इसको भी हम एंटीऑक्सीडेंट के अंदर मानते हैं। 5 mg चाहिए होता है हमें। बाकी मिल्क हो गया, एग्स हो गए, चिकन है, लीन लीन सोर्सेज है, नट्स एंड सीड्स है, वहां से हमें मिल जाता है सेलेनियम। ठीक है, उसके बाद आता है कॉपर, कि सिर्फ हमें 2 mg चाहिए, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है। ये बनाता है एक एंजाइम जिसे बोलते हैं सेरुलोप्लाज्मिन। सेरुलोप्लाज्मिन एंजाइम बनाता है ये, और ये क्या करता है, सेरुलोप्लाज्मिन हमारी बॉडी में आयरन ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके लिए काम में आता है। और दूसरी बात क्या है, ये आपकी एंटी एंटी इन्फ्लामेटरी इसकी इसका नेचर है, मतलब आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, जिससे कि आपकी रिकवरी फास्ट हो सकती है। इसलिए इसको भी एंटीऑक्सीडेंट मानते हैं। बाकी हेजलनट्स वगैरह के अंदर, डेयरी वगैरह के अंदर हो, चॉकलेट्स वगैरह के अंदर भी अपने को मिल जाता है ये आराम से। ठीक है, तो ये सारे आपके ऐसे वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन को कम करते हैं, और आपकी हेल्थ को सपोर्ट भी करते हैं। अब वैसे हमें जो स्टडीज कहती है वो ये कहती है कि जो आपके नेचुरल फूड सोर्सेज होते हैं, वहां से अगर आप इसको बैलेंस करो, सबसे अच्छा है ये। ठीक है, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अपने नेचुरल फूड सोर्सेज से बैलेंस करें इसको। अगर नहीं हो पाता है तो फिर हम सिंथेटिक वेरिएंट ले सकते हैं, जो हमें बाहर से मिलते हैं केमिस्ट वगैरह में। मेनली सिंथेटिक वेरिएंट ही मिलते हैं हमें। एंटीऑक्सीडेंट के अलग से आपको मिल जाएंगे, केमिस्ट के अंदर, फार्मा ग्रेड के अंदर मिल जाएगा आपको, जहाँ पे आपको ये सारे मेन वाइटामिन एंड न्यूट्री मिनरल्स मिलते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट की क्लास में आते हैं।
ठीक है, तो आप ले सकते हो, बट ट्राई हमें सबसे पहले तो यही करना है। अभी उस कंडीशन में तो देखो ये देना ही पड़ता है जब हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, है ना, कोई बीमारी में, जैसे कोविड आया, कोविड में भी कोई स्पेसिफिक वैक्सीनेशन नहीं थी कि वो डायरेक्टली वायरस को ख़त्म कर दे। तो वहाँ पे तो हमें यही विटामिन सी है, जिंक है, उसके बाद आपका जो मैंने विटामिन एंड मिनरल्स आपको बताया, यही ऐड किए जा रहे थे ताकि आपकी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी बेटर हो, और आपकी बॉडी खुद से ये फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन है उसको कम कर दे, वायरस की एक्शन को या वायरस के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे, जिससे आपकी बॉडी खुद रिकवर हो जाए। तो वहां पे भी ये दिया जा रहा था बिकॉज अपने पास ऑप्शन नहीं था कोई। बट वैसे अगर देखा जाए तो नॉर्मल फूड सोर्सेज से हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और छोटा सा टॉपिक है फाइटो न्यूट्रिएंट्स का। ये भी हमारे फाइटो केमिकल्स भी कह देते हैं इनको, या फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी कह देते हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट्स वैसे बहुत ज़्यादा स्टडी हुई है इसके बारे में, और बहुत सारे डिस्कवर भी हुए हैं। ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, आपकी हेल्थ को प्रमोट करते हैं और आपकी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करते हैं। इनमें काफी सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं जो कि मैं आपके स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ, जैसे ल्यूटेन है, जियाजेंथन है, ठीक है, उसके बाद आपका लाइकोपीन है, लाइकोपीन, ओके, उसके बाद आपका ग्लूटाथियोन है, देन आपके पॉलीफेनॉल्स हैं। तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है ना, इनको बहुत पावरफुल न्यूट्रिएंट्स माना गया है आपकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, और आपके बॉडी में वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। इसमें ल्यूटेन एंड जियाजेंथन तो होते हैं, ये हमें मिलते हैं ज्यादातर जो ग्रीन वेजीज हैं, ग्रीन कलर की जो वेजीज हमें मिलती हैं, जैसे कि अपना स्पिनिच वगैरह है, हरी सब्जियां जो है, पालक की सब्जी है, केल है, इनके अंदर मिलता है आपको ल्यूटेन एंड जियाजिंथन। भैया ये किस लिए जरूरी है? एक तो हमारी रेटिना की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब हमारे आई सपोर्ट को बेटर करता है, और आईज फंक्शनिंग के लिए सबसे ज्यादा जबरदस्त है ये। दूसरा, इसको एंटीऑक्सीडेंट भी माना जाता है क्योंकि इसके जो इफेक्ट देखे गए हैं स्टडीज में, वो एंटी वायरल इफेक्ट है। मींस जो वायरल इन्फेक्शन है, वायरसेस हैं, उनके इम्पैक्ट को भी ये कम करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी इसको ना बेटर माना गया है। उसके अलावा लाइकोपीन जो होता है ये हमें मिलता है रेड कलर की चीजों में, लाल कलर की चीजों में, है ना। ये सबसे मेन बात याद रखना, सब्जियों की बात हो रही है, वेजीज की बात हो रही है, इसलिए वेजीज को हम बहुत इंपॉर्टेंट दर्जा देते हैं अपना एक। और इवन चाइना में स्टडी हुई थी जो क्लेम करते थे कि अगर हम ये सब्जियां, अगर हम ये इन्वायरमेंट से बनी हुई चीजें अगर कंज्यूम करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो हमारी हेल्थ बहुत सही रहेगी और प्रॉब्लम आने के चांसेस कम हो जाता है। तो बट ये ध्यान रखना कि हम इन चीज़ों को पका के खाएं, ठीक है, कच्चा खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें फिर एंटी न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्प्शन, आपके एब्जॉर्प्शन को हिंडर करते हैं, जैसे कि फाइटिक एसिड वगैरह हो गए। तो कच्चा नहीं खाना, अपने को पका के खाना है, बात ये है। देन आता है आपका लाइकोपीन। लाइकोपीन मिलता है आपको रेड कलर पिगमेंट वाली चीजों के अंदर, ठीक है ना, रेडिश कलर की है जो थोड़ी लाल कलर की होती है, इसमें आपके कैरेट्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, और ऐसे अपने कैरेट के अलावा भी बीट रूट वगैरह जो है, जो थोड़े लाल कलर के, डार्क कलर के जो होते हैं ना, उनके अंदर आपको ये मिलता है लाइकोपीन। लाइकोपीन बेसिकली हमारे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनसे भी बचाता है हमें, और हमारी रिकवरी को भी प्रमोट करता है। हमारी रिकवरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है इसको। तो ये भी यूज हो सकता है और हमारी बॉडी में एक बैलेंस बनाए रखता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन, ये ग्लूटाथियोन हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है ब्रोकली वगैरह से। ठीक है, और इसके इम्पैक्ट बॉडी में अगेन एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट इसके भी हैं, तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, और हमारे बॉडी में वो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है। इधर आता है पॉलीफिनॉल्स। पॉलीफिनॉल्स की हमने बात की थी इवन, अगर आपको याद हो, ग्रीन टी में
ग्रीन टी के अंदर हमें पॉलीफेनॉल्स ही मिलते हैं। अब ये क्या करता है पॉलीफेनॉल्स? आपकी बॉडी में ऐसे न्यूट्रिएंट्स डेवलप करता है और आपका जो हार्मोनल बैलेंस बना के रखता है, ताकि आपकी जो नींद है वो भी बैलेंस हो, आपको स्ट्रेस ना हो, और आप सो पाओ अच्छे तरीके से, रेस्ट कर पाओ, और जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम भी कम होने के चांसेस बढ़ा देता है। ठीक है, और ऊपर से पॉलीफेनॉल्स का जो एक्शन है बॉडी में, वो भी क्या है, एंटी कैंसरस है। एंटी कैंसरस। ठीक है, कि आपके बॉडी में जो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है ना, कार्सिनोजेंस का जो डेवलपमेंट है या कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है बॉडी में, उसको भी कम करता है। ठीक है, उसको भी ये कम कर देता है। तो इसलिए पॉलीफेनॉल्स को भी अच्छा माना गया है इसके अंदर, ग्रीन टी वगैरह के अंदर मिलता है। ठीक है। उसके बाद कुछ स्टडीज उस पर भी हुई थी, जो सोए है, जो नेचुरली सोयाबीन्स है, उसके अंदर भी कुछ अमाउंट में फाइटो न्यूट्रिएंट्स देखे गए थे, बट उसके ऊपर बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं। इस वजह से कुछ बुक्स में उसके फायदे बताए गए हैं सोए से रिलेटेड भी, बट कुछ बुक्स के अंदर उसके एंटी न्यूट्रिएंट्स की वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन कम कम होने की वजह से कुछ बुक्स के अंदर ये भी बताया कि फिर उसके उतने ज्यादा फायदे है नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं। ठीक है। वैसे सोए को काफी माना गया है अच्छा भी, कुछ बुक्स के अंदर, कुछ स्टडीज में, क्योंकि इसके अंदर होते हैं आपके जेनेस्टीन्स। जेनेस्टीन्स होते हैं, और होते हैं इसके अंदर लिग्नांस। ये दो केमिकल्स बहुत अच्छे पाए जाते हैं इसके अंदर। लिग्नांस जो है ये यूज हुआ है स्पेशली कुछ स्पेशल कंडीशन में, जैसे ब्रेस्ट कैंसर वगैरह में देखा गया है, कंज्यूम करके इसको, और इसके बहुत सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज देखे गए हैं वहाँ पे। उन कंडीशंस में इसने प्रॉब्लम को कम किया है, रिड्यूस किया है, इसलिए इसको एंटी कैंसरस कहा जाता है, लिग्नांस को। ठीक है, जेनेस्टीन्स आपके हेल्थ के लिए वैसे जबरदस्त अच्छे माने गए हैं, क्योंकि ये जो भी एंटी ऑक्सीडेटरी बेनिफिट्स है ना, लाइक आपके जो आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करना, ठीक है, उसमें ये काम में आता है। तो ये दो केमिकल्स आपको सोए के अंदर भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे वाइटामिन मिनरल्स प्लस आपके जो फाइटोकेमिकल्स हैं, उसकी हमने बात की, और ये कैसे हमारी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस किया। अब इसका कंक्लूजन अगर हम ये देखें कि बॉडी में फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन तो होनी ही है, देखो, क्योंकि हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ पे ना तो एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा है, ना तो हमारे जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं वो अच्छे हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के अंदर वो इंसेक्टिसाइड, वो पेस्टिसाइड्स जो है वो डाले जाते हैं। वो उसके लिए भी अगर हम देखें, वो भी हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, ठीक है, वो सारी चीज़ें तो है ही है, तो ऑब्वियसली फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन तो होनी है, सेलुलर वेस्ट भी होगा। तो उसको रिकवर करने के लिए हमें ऐसी चीज़ें लेनी ही पड़ेंगी। तो अपने नेचुरल फूड सोर्सेस को अपने को बैलेंस करना पड़ेगा, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर हम नेचुरल देखें तो जो सूप है, ठीक है, मगर मैं नेचुरल एक इसके पीछे बनाऊं, देखो नेचुरली जो हमारे घर में सूप वगैरह बनता है, ठीक है, वेजिटेबल सूप, ठीक है ना, वो वाला सूप नहीं जो हमें बहुत सारी कंपनीज पैक्ड सूप देती है, वो नहीं, वेजिटेबल सूप, ठीक है, जिसके अंदर हमारे सारे ये वेजीज हों, तो ये बहुत पावरफुल हो सकता है। जैसे कि जिसके अंदर हमने कैरेट भी डाली हो, जिसके अंदर हमने स्पिनच भी ऐड किया हो, जिसके अंदर ब्रोकली भी एडेड हो, जिसके अंदर आपका
बीट रूट वगैरह भी ऐड हो। ठीक है, पी वो मटर भी हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं वो सूप के अंदर। थोड़ा बहुत फ्लेवरिंग एजेंट के लिए आप थोड़ा सॉस वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अलग बात है, वो सेपरेट है, ऑप्शनल है। और उसी के साथ साथ इसके अंदर हम क्या ऐड करें, जो हमारे पास नेचुरली ही ऐसी चीजें हैं, जो हमारे पास ऐसे हर्ब्स हैं जो बहुत पावरफुल माने गए हैं, जैसे हॉली बेसिल है। ठीक है, उसके साथ साथ आप अपना हल्दी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हल्दी का भी जो नेचर है वो एंटी इन्फ्लामेटरी है। ठीक है, हमें इन जो कॉमन वायरसेस हैं जैसे राइनो वायरस वगैरह है वहां पे भी रिलीफ देता है। जो कोल्ड कफ वाला जो कंडीशन है जैसे अभी मेरे को है वहां से भी हमें रिलीफ देता है। ठीक है, हल्दी। ओके, तो ये भी आप ऐड कर सकते हो। अब अगर ऐसी चीजें होंगी रेगुलर बेसिस पे ना, अगर दिन में एक बार भी अगर हम ये चीज कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम बॉडी में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स डाल रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट फीड कर रहे हैं बॉडी को, जो कि हमारी रिकवरी को प्रमोट करता है। ठीक है, जो कि हमारी रिकवरी को बैलेंस करता है। और इसीलिए ये चीजें कंज्यूम करके हम अपनी हेल्थ को बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ एक ऑप्शनल मैंने आपको बताया कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। क्योंकि अलग से अगर आप वेजीज कंज्यूम करोगे ना तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि आपने एक बाउल लिया, फिर मैं दूसरी दूसरी अपनी सब्जियां काटी, फिर आप बहुत सारे लोग कच्चा ही खाते हैं उसको। नहीं, कच्चा नहीं खाना है। क्योंकि अगर हम कच्चा खाएंगे, अगर हम उसे पकाए बिना खाएंगे, तो एक तो वो टेस्टलेस होगा। दूसरी बात क्या होगा कि वो प्रॉब्लम को और बढ़ा देगा, क्योंकि उसके अंदर होते हैं एंटी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है ना, आपके न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा वो। तो वो नहीं चाहिए अपने को। तो बेटर है कि हम टेस्ट वाइज थोड़ा सा बेटर भी बना दें और पका के खाएं इसको, ताकि इसके अंदर जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाए। और जब हम इसको बॉयल करते हैं, सेंटीग्रेड में हीट करते हैं, तो इसके एंटी न्यूट्रिएंट्स भी खत्म होने वाले हैं। तो हमें हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो एक ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया, बाकी वो आपकी चॉइस है लेना है कि नहीं लेना। अदरवाइज अगर हम सिंथेटिक वेरिएंट जाएं तो सिंथेटिक वेरिएंट भी मिलते हैं। अगर आप केमिस्ट जाओगे, अगर आप एंटीऑक्सीडेंट उन्हें बोल दोगे, तो वो आपको ऐसी चीजें प्रोवाइड कर देंगे। इसके अंदर आपको ये सारे मेन विटामिन एंड मिनरल्स प्लस आपके फाइटोकेमिकल्स जैसे कि लाइकोपीन, ल्यूटेन, जियाजिंथन, जिनेस्टीन्स, ये आपको मिल जाते हैं। ठीक है, बट फोकस हमें हमेशा करना है जो हमारे नेचुरल सोर्सेस हैं उन पर। ठीक है, जल्दी से एक बार वो देख लेते हैं। स्टैकिंग, ठीक है। उससे पहले स्टैकिंग का मतलब यार सिंपली ये है कि कोई दो से तीन चीजों को यूज करना आपके एक स्पेसिफिक गोल के लिए, है ना। स्टैकिंग सप्लीमेंट्स में भी होती है, एनाबॉलिक्स में भी होती है, हर जगह यूज हो जाता है इसका। मतलब इसका मेन पर्पस ये है कि आप तीन से चार तरह के अलग तरह के सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हो किसी एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो कंडीशन ले लेते हैं, एक फैट लॉस ले लेते हैं और एक ले लेते हैं गेनिंग। और इनके अंदर फिर हम स्टैकिंग डिजाइन करते हैं, कौन कौन से ऐसे सप्लीमेंट है जो आप यूज करते हो अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए और उस स्पेसिफिक चीज को अचीव करने के लिए। सबसे पहले फैट लॉस की अगर बात करें, देखो कुछ तो आपके जो डाइटरी सप्लीमेंट है वो सेम ही रहेंगे। जैसे वे है, तो आप वे दोनों में ही दोगे, दोनों डाइटरी सप्लीमेंट। अगर आपके पास सप्लीमेंट का ऑप्शन है तो टेक्निकली आप वे के पास तो जाओगे। सेकंड आपका डाइटरी सप्लीमेंट हो जाएगा आपका फिश ऑयल, जिसकी हम बात करते हैं, या ओमेगा 3 साथ में लिख रहा हूँ। अगर कोई फिश ऑयल नहीं लेता है तो फिर वो एलगी बेसिक सप्लीमेंट ले सकता है ओमेगा 3 को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो दोनों में सेम हो जाएंगे। उसके बाद कंडीशनली अगर बात करें फैट लॉस में, तो हमें मल्टी वाइटामिन की नीड होगी। ठीक है, मल्टी वाइटामिन हमें फैट लॉस में चाहिए होंगे, बट मैं गेनिंग में उसको ऑप्शनल रखूंगा।
ठीक है, गेनिंग में उसको मैं ऑप्शनल रखूंगा, बाकी डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटीज अगर बहुत ज़्यादा है, एक्सरसाइज का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप वहाँ पे ऐड कर भी सकते हो, क्योंकि जब आपके मैक्रो नीड ज़्यादा बढ़ती है तो अल्टीमेटली माइक्रो की नीड्स भी ज़्यादा बढ़ती है, ताकि आपका मेटाबॉलिक हेल्थ भी सही रहे और आपका मेटाबॉलिज्म भी सही हो। यहाँ पे ऑप्शनल है, याद रखना, गेनिंग में मल्टीविटामिन, और यहाँ पे आपका एडेड है। उसके बाद आपका सप्लीमेंट होगा, गेनिंग के अंदर हम एक क्रिएटिन ऐड कर लेंगे, बट यहाँ पे जो क्रिएटिन होगा वो ऑप्शनल होगा, ठीक है। ऑप्शनल, फैट लॉस में ऐड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट आपका गेनिंग में तो आप ऐड करोगे। फैट लॉस में आप फैट बर्नर यूज कर सकते हो, क्योंकि आइडियली आपका गोल ही वो है। और उसमें ही मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए थे जो पावरफुल हैं, एक तो केफीन हो गया, एक आपका कार्निटीन हो गया, एक आपका योहिम्बिन हो गया, या गार्सिनिया है। ये सारे मैंने बताए थे इंग्रेडिएंट जो पावरफुल हैं, सीएलए वगैरह को यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, गेनिंग में कोई फैट बर्नर की नीड है नहीं अपने को। ओके। उसके बाद आपका जो सप्लीमेंट है, बस आपके गेनिंग में इतना ही चाहिए अपने को, और कोई स्पेसिफिक सप्लीमेंट की जरूरत है नहीं है। बट फैट लॉस में आपको कोई और सप्लीमेंट चाहिए, एक बार देखते हैं। वे हो गया अपने रिक्वायरमेंट्स, फिश ऑयल, मल्टीविटामिन्स, क्रिएटिन ऑप्शनल है, फैट बर्नर्स हमने ऐड किया हुआ है। हाँ, जो वर्कआउट है, वर्कआउट के इंट्रा वर्कआउट अगर हम यहाँ पे, क्योंकि देखो फैट, जब हम फैट लॉस में होते हैं तो कैलोरी एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा है, कैलोरी इनटेक कम है, तो वैसे ही मेंटल फटीग भी है थोड़ा, फिजियोलॉजिकल फटीग भी है थोड़ा। तो अपनी वर्कआउट इंड्यूस्ड फटीग को थोड़ा कम करने के लिए और परफॉर्मेंस को, ताकि वर्कआउट हम सही से जा कर सकें, उसके लिए हम यहाँ पे प्री वर्कआउट्स भी ऐड कर सकते हैं। बट स्टिल मैं इसको ऑप्शनल रखूंगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। अगर आपकी हेल्थ वैसे ही बहुत सही है, आपको कोई बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फीलिंग या टायर्ड फीलिंग नहीं आती है, तो आप प्री वर्कआउट को ऑप्शनल रख सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जस्ट इन केस अगर कोई ऐसा है जिसको बहुत ज़्यादा थका हुआ वो फील कर रहा है एक्सरसाइज, क्योंकि एक दो महीने के प्लान में कैलोरी इनटेक कम है और वो सारी चीज़ें हैं, तो उतना ज़्यादा वर्कआउट उससे नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो प्री वर्कआउट ऐड कर सकता है। बट ऑप्शनल में डाल दिया मैंने इसको। ठीक है। उसके बाद फैट लॉस में ईडब्ल्यूएस को भी ऑप्शनल डालूंगा मैं, यहाँ पे भी कंपलसरी नहीं है ईडब्ल्यू भी, बट हम ऐड कर देते हैं, चलो ऑप्शनल है, ठीक है, ये भी कर सकते हो आप। गेनिंग में कोई नहीं चाहिए भी ईडब्ल्यूएस, गेनिंग में कोई ज़रूरत नहीं है ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो ये हमने सप्लीमेंट्स को स्टार्ट कर लिया। गेनिंग में अपने को 4 सप्लीमेंट मेन चाहिए बस, और फैट लॉस में अपने को चाहिए 6, 5 या 5 सप्लीमेंट मेन चाहिए, बाकी 2-3 जो है वो ऑप्शनल है, वो कंडीशन टू कंडीशन वेरी कर सकता है, किसी को जरूरत पड़ सकती है, किसी को नहीं। ग्लूटामिन की जरूरत नहीं है। ग्लूटामिन हमारे फूड सोर्सेज में बहुत है, प्रोटीन कंटेंट अगर आप अपना बढ़ा रहे हो, नेचुरली वे प्रोटीन आप ले रहे हो, वे के साथ भी आपको ग्लूटामिन मिलता है, बाकी जो अपने प्रोटीन इंटेक करोगे फूड सोर्सेज से, वहां पे भी ग्लूटामिन बहुत अच्छे अमाउंट में मिल जाएगा। ग्लूटामिन की नीड नहीं है। ये कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड है ना, वो कंडीशंस पे कुछ चाहिए, यहाँ पे ऐसा जरूरत नहीं होता, फूड सोर्सेज से प्रोटीन को बैलेंस कर लोगे, वहीं से आपका जो बैलेंस है वो हो जाएगा। ठीक है।